Hey guys, this is CSEMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो फटाफट से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है रहेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो। बट मीनवाइल हमारे को हमारा पेन नजर नहीं आ रहा है। भैया पेन कहाँ है? मिल गया। चलो तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट यूजिंग कॉमन मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी। दोनों का जो मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी है वो दोनों का कॉमन है। ठीक है सब, मटेरियल हैंडलिंग समझते हो ना? मटेरियल हैंडलिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपके पास, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े स्टोर्स देखे होंगे, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट हुआ, आप लोगों का रिलायंस मार्ट हुआ, तो ये जितने बड़े बड़े जो हैं, विशाल मेगा मार्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे जयपुर में ऐसा है। आई नो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, तो आप रिलायंस मार्ट समझ सकते हैं, मेट्रो आप लोग समझ सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, बल्क के अंदर जब मटेरियल एक साथ परचेज किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो डिस्प्ले है जहां से हम जैसे कस्टमर्स परचेज करके लेके आते हैं, उठा करके लेके आते हैं, तो वहां से वहां पर जो शिफ्ट करने का काम होता है वो मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है, और उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कहते हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा कि भैया दोनों में कॉमन जो है वो दोनों का कॉमन फैसिलिटी यूज होती है। द टोटल बस्टेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आपको दे रखा है 60,000। अदर डिटेल्स आपको दी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 30 एंड 30। मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन आपको दिया हुआ है कि पर प्रोडक्ट लाइन का मतलब हो गया पर प्रोडक्ट आपका मटेरियल मूवमेंट बताया है कि जैसे कि प्रोडक्ट एक्स के लिए 5 नंबर ऑफ मूवमेंट्स है और मटेरियल वाई के लिए, प्रोडक्ट वाई के लिए 15 नंबर ऑफ मूवमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको दिए हुए हैं जो कि कोई काम नहीं आने वाले हैं। अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग द मटेरियल कॉस्ट टू बी अलोकेटेड टू प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट एक्स के बारे में इन्होंने कहा है कि क्या रहेगी कॉस्ट, और वो भी पर यूनिट में क्या रहेगी। तो दोस्तों हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, जो हमारी एक्टिविटी कॉस्ट पूल का टोटल कॉस्ट है दैट इज 60,000 फॉर टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं हमारे टोटल एक्टिविटी ड्राइवर्स का। एक्टिविटी ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट क्या रहेगा, अभी भी मैंने बताया मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या रहता है, जब हम बल्क में परचेज कर लेते हैं फिर उसके बाद में डिस्प्ले तक का, तो जो मटेरियल मूवमेंट हम लोग करते हैं वो हमारे लिए एक्टिविटी ड्राइवर रहेगा, जो कि यहां पर क्या है 5 एंड 15। तो 5 एंड 15 20 हो जाएगा। तो पर मूवमेंट की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी जिसे हम एक्टिविटी ड्राइवर रेट बोलते हैं। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आएगा 3,000 फॉर द पर मूवमेंट। क्वेश्चन ने कहा है प्रोडक्ट एक्स की पर यूनिट कॉस्ट बताइए। तो भैया सबसे पहला तो हम लोग क्या करते हैं, ये पर मूवमेंट है, अगर इसको एक्स के नंबर ऑफ मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 5, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट अलोकेटेड टू प्रोडक्ट एक्स। तो अलोकेटेड टू प्रोडक्ट एक्स कितनी हो जाएगी, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15,000। और यहां से अब ये तो टोटल आया, हमें चाहिए पर यूनिट में, तो नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड लगा दो दैट इज 30। तो 15,000 डिवाइडेड बाय आप 30 करोगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगा दैट इज 500। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है, आगे बढ़िए। P operate an activity based costing system to attribute its overhead cost to cost object। कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट अलोकेट करने के लिए कोई कंपनी है वो क्या यूज कर रही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रही है। इन इट्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31st August 2017 द कंपनी एक्सपेक्टेड टू प्लेस ए टोटल ऑफ 2895 परचेज ऑर्डर ऑफ ए टोटल कॉस्ट ऑफ 1,10,010 रुपीज। क्वेश्चन का कहना है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस किए गए हैं, परचेज ऑर्डर वो दे रखा है, और परचेज से रिलेटेड, परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट से रिलेटेड आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है जो कि है 1,10,010 रुपीज। The activity and its related cost were budgeted to occur at a constant rate throughout the budgeted year, which is divided into 13 4 weeks period। 13 4 वीक्स का मतलब क्या हो गया भैया, साल में 52 वीक्स होते हैं, तो इन्होंने कहा कि 4 वीक के 13 भागों में बांटेंगे, जो कि हमारे लिए यहाँ पर रिलेवेंट नहीं होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो क्या कहता है, ड्यूरिंग द 4 वीक पीरियड एंडेड 30th June 2016। जो 4 वीक का जो पीरियड होता है वो जो कि एंड हो रहा है 30 जून 2016 को, एक टोटल ऑफ 210 ऑर्डर्स वर प्लेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹7650। तो आपने यहां पर कॉस्ट जो है वो कुछ इतनी इनकर कर ली है
द ओवर रिकवरी ऑफ दीज कॉस्ट फॉर द 4 वीक पीरियड वाज। तो आपको यहां से अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी निकाल के बताना है। अब आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना वो बजटेड रेट पर लगता है। अब बजटेड रेट कहता है कि सर 1,10,010 रुपीज हमारा टोटल बजटेड कॉस्ट है और टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोलूं या बजटेड एक्टिविटी ड्राइवर बोलूं एक ही बात है, जो कि है 2895। अब 2895 है तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा सर, यहां से आपके पास आ जाएगा एक्टिविटी ड्राइवर रेट या जिसे मैं रिकवरी रेट भी बोल सकता हूं। तो कितना इसका रेट कितना आ जाएगा 1,10,010 रुपीज डिवाइडेड बाय 2895 तो आएगा 38 रुपीज पर ऑर्डर। अब 38 रुपीज आपका पर ऑर्डर अगर आपके पास है, 38 रुपीज आपका पर ऑर्डर है, तो अब आपसे पूछा गया है कि आपके ये जो 4 वीक्स है इन 4 वीक्स में अंडर रिकवरी हुई है, ओवर रिकवरी हुई है, जो भी है इन्होंने कहा कि ओवर रिकवरी है, ये इन्होंने खुद नहीं डिसाइड कर दिया कि ओवर रिकवरी हुई है। दैट मींस आपका रिकवरी 7650 से ज्यादा आने वाली है। चेक कर लेते हैं 38 को जब आप 210 परचेज ऑर्डर्स, क्योंकि आप पर्टिकुलरली किसी 4 वीक का एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को आप लोग चेक करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा ओवर रिकवरी हुआ है कि अंडर रिकवरी हुआ है। तो 38 को जैसे आप 210 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 7980। इसका मतलब आपने रिकवर तो किया है 7980, जबकि एक्चुअली जो कॉस्ट इनकर हुई है विच इज 7650। तो एक्चुअली इनकर जो हुई है वो हुई है 7650। तो ऐसे केस में आपके पास ओवर रिकवरी कितने रुपए की हो गई सर, 330 रुपीज की ओवर रिकवरी हो गई है। तो 330 की ओवर रिकवरी हुई है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़िएगा, ये देखिए अब ये थियरी के इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस थियरी के होंगे जो कि हम लोग बहुत फटाफट कर लेंगे। आप लोगों को जहां तक मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसे सम भी होंगे जहां पर कहीं ना वो आपको रिकैप करने होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, बट मुझे पता है एग्जाम के लेवल पर जाकर के आपको इतने कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे, तो उन पर मैं कुछ जगह पर स्टार लगा दूंगा जो मुझे लगता है कि शायद आपको कॉन्सेप्ट के बाद में भी रिवाइज करना चाहिए, तो आप उसको जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा। एबीसी इज डिफाइंड एज द कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू डैश ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटी। अब इनडायरेक्ट एक्टिविटी ये कॉस्ट एट्रीब्यूट किसको होगी? ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट यूनिट्स। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपने क्या किया, इनडायरेक्ट एक्टिविटीज के थ्रू जो भी बेनिफिट है वो किसको, कॉस्ट यूनिट्स के बेसिस पर हम लोग इसको बांट देंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। नॉट ए करेक्ट मैच का मतलब कि कौन सा ऐसा है जो कि मैच करेक्ट आपका नहीं है। देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। अब प्रोडक्शन शेड्यूलिंग पहले आपको ये समझना होगा, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है सर, हमारा जो कॉस्ट है ना इसमें प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में कॉस्ट कैसे लगेगी? ऑब्वियस सी बात है जितनी बार आप प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से। तो इन्होंने उसका ड्राइवर लिख दिया नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, बिल्कुल करेक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन विल बी डन। डिस्पैच की केस में इन्होंने बोला नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर, ऑब्वियस सी बात है जितनी बार डिस्पैच करोगे उतनी बार डिस्पैच की कॉस्ट आएगी, ये भी करेक्ट है। गुड्स रिसीविंग के केस में इन्होंने कहा जो गुड्स रिसीव्ड ऑर्डर्स है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन्होंने कह दिया कि भैया जितनी बार गुड्स रिसीव होगा उसका कॉस्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन आखिरी बचता है इंस्पेक्शन और उसके दे रखे हैं मशीन आर। इंस्पेक्शन के अंदर आपको नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टाइम्स कि हाँ भाई कितनी बार इंस्पेक्शन किया है वो आना चाहिए। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर कि भैया डी जो है ये करेक्ट मैच नहीं है, ये करेक्ट मैच नहीं है। ये मैं आपको बता दूं ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से थ्योरी का एमसीक्यू बनता है तो इंस्टीट्यूट ये वाला एमसीक्यू पूछ सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे मैं क्लास में बताता हूं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ना हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप वाइज कैसे? जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उसका ड्राइवर पता करते हैं कि ड्राइवर क्या है, उस ड्राइवर से रिलेटेड कॉस्ट कितनी लगी है वो पता करते हैं, फिर उस टोटल कॉस्ट में ड्राइवर का डिवाइड करके हम लोग आपकी एक्टिविटी ड्राइवर रेट निकालते हैं और फिर उस रेट को पर्टिकुलरली जो भी प्रोडक्ट है उस पर ट्रेस करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो टास्क एसोसिएटेड है वो किस रैंक से जाते हैं, मतलब किस वे में जाते हैं। तो सबसे पहला आप क्या करोगे, आपका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो आप आइडेंटिफाई करोगे, दैट मींस थर्ड। फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर ड्राइवर से रिलेटेड जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब हो गया जैसे सपोज से नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर दैट इज योर ड्राइवर और डिस्पैच कॉस्ट दैट इज योर कॉस्ट पूल, तो इसका मतलब ये सेकंड हो गया।
फिर आपके पास ऑब्वियस सी बात है टोटल कॉस्ट है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं, तो उनका डिवाइड लगा करके आप उनकी रेट निकालोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ पूल रेट फॉर द प्रॉपर ऑर्डर फॉर प्रेसिडिंग टास्क, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। एंड लास्ट फिर इस जो रेट आएगी उससे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, दैट मीन फर्स्ट। तो 3241 विल बी द करेक्ट आंसर। 3241 किस में आ रहा है सर? 3241 आ रहा है ए में, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करती है। इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट आर एक्चुअली जो है आपको इंस्पेक्शन और सेटअप कॉस्ट वो दे रखा है 1760 का अगेंस्ट ए बजट ऑफ 2000 रुपीज। कि मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के साथ इन्होंने कहा कि आपको कोई कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट दे रखा है, वो कहते हैं कि एक्चुअली जो कॉस्ट है वो तो है 1760 की, बट बजट कहता है कि वो कॉस्ट होगी 2000। अभी मैंने आप लोगों को आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जो भी हम लोग कॉस्ट निकालते हैं वो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं बजट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बजट को ध्यान रख करके रेट निकाली जाएगी। उस रेट के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके आएंगे या दैट मींस नंबर ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर्स होंगे, उनके बेसिस पर हम लोग उन कॉस्ट को बांटेंगे और फिर उसको आपके एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके देख लेंगे कि भैया ओवर रिकवरी है कि अंडर रिकवरी है। ABC system is being implemented and accordingly the number of batches is identified as the cost driver। इन्होंने कहा नंबर ऑफ बैचेस जो है वो कॉस्ट ड्राइवर रहने वाले हैं इस इंस्पेक्शन और सेटअप के लिए। The budgeted production is 10,000 units in the batch of 1000 units। इन्होंने कहा जो बजटेड प्रोडक्शन है वो है 10,000 यूनिट्स का, जो कि होते हैं 1000 यूनिट्स की बैच में। इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ बैचेस विल बी 10, whereas actually 9000 units were produced in 11 बैच। और जबकि एक्चुअली अगर हम बात करें तो एक्चुअली आपका जो बैच हुआ है वो हुआ है कितना, वो हुआ है 11 बैचेस में 9000 यूनिट बनी है। इन्होंने कहा कॉस्ट पर बैच अंडर एबीसी सिस्टम क्या रहेगा, तो एबीसी सिस्टम के हिसाब से पर बैच की कॉस्ट क्या रहने वाली है वो आपको बताना है। तो भैया आपके लिए बस्टेड कॉस्ट है 2000, नंबर ऑफ बैच है 10, तो 2000 में जैसे आप 10 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 200, तो दैट मींस एक्टिविटी ड्राइवर रेट विल बी 200, दैट मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी ऑपरेट्स एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम टू ऑपरेट्स इट्स ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बांटने के लिए एबीसी सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं। इन इट्स बजट फॉर द ईयर, ये इन्होंने बता दिया, कंपनी एक्सपेक्टेड टू प्लेस ए टोटल ऑफ 2000 परचेज ऑर्डर एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख की कॉस्ट पर 2000 ये क्या करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं। तो मैं रिकवरी रेट यहां से निकाल सकता हूं, आई गेस 50 रुपीज आएगी। 1 लाख में 2000 का डिवाइड लगाओगे तो 50 रुपीज की एक्टिविटी ड्राइवर रेट आ जाएगी। दिस एक्टिविटी and its related cost were budgeted to occur at a constant rate throughout the budgeted year which is divided into। अरे भाई साहब ये तो एज इट इज क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 था आई गेस, है ना? बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 2 था। During the 4-week period ended 30th June 2017, a total of 200 purchase order were placed at a cost of 9,000। 9,000 की कॉस्ट पर इन्होंने इनकर किया। अगर उससे बजटेड से रिकवरी रेट निकालना चाहूंगा तो आपके लिए टोटल 200 ऑर्डर्स पर 50 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट लगी है, तो आपके लिए कॉस्ट आ जाएगी 10,000 की, मतलब कि रिकवर कॉस्ट, और एक्चुअली कॉस्ट है 9,000 की। इसका मतलब ओवर रिकवरी हुआ है 1,000 का। The over recovery of these costs for 4-week period was placed at a cost of rupees 9,000। over recovery of these costs क्या रहेगा सर? 1,000 रुपीज over recovery आएगा। That means D will be the correct answer। I hope इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है तो मैं भी लिख लेता हूं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग भी देख लेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज इट इज है, केवल फिगर्स चेंज हुए हैं, दैट्स इट ओनली। तो आपने सिंपली कुछ नहीं किया, बस्टेड हमने कॉस्ट लिया, बस्टेड हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उनका डिवाइड लगाया, तो हमारे पास ड्राइवर रेट आ गई, दैट इज 50। फिर आपके जो एक्चुअल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स थे जो कि 200 थे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 200, तो आपकी रिकवर्ड कॉस्ट आ जाएगी 10,000, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट लगी है 9,000। तो एक्चुअली आपकी कॉस्ट जो है वो 1,000 कम लगी है, तो रिकवर हुआ है 1,000 ज्यादा, तो 1,000 आंसर, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं भैया इसमें? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अराउंड 30 के लगभग क्वेश्चंस हैं, देखते हैं।
ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस पर आप स्टार लगा लेंगे। स्टार का मतलब ये रहेगा दोस्तों कि आपको इस क्वेश्चन को, जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि यार ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब तक आपको इसको क्या करना है, रिकैप करते रहना है एज पर मी। आपको लगता है कि अभी जैसे मैंने समझाया, आपको मेरे को समझाते ही आपको लगा अरे यार टुच्चा क्वेश्चन था, तो फिर कोई बात नहीं, आप स्टार हटा देना, ठीक है ना। चलो जी, A company manufactures and sells packing machine. It recently introduced activity-based costing to refine its existing system. Existing system को refine करने के लिए ये इन्होंने introduce किया है activity-based costing. Each packing machine require each focus करिएगा। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कॉस्टिंग के अंदर आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बहुत 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 तबीयत से पढ़ना है भैया। क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। हर एक वर्ड अपने आप में एक नई कहानी बताता है। क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 50,000 है और 50 इक्विपमेंट्स पार्ट है, 12 मशीन आवर्स हैं, 15 असेंबली लाइन आवर्स हैं, 4 इंस्पेक्शन आवर्स हैं। डिटेल्स अबाउट द कॉस्ट पूल एंड अलोकेशन बेसिस एंड दी अलोकेटेड रेट आर गिवन बिलो। आपको अलोकेटेड रेट्स वगैरह सब कुछ दी हुई है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल आपके पास ये रहा, कॉस्ट अलोकेशन का बेस इन्होंने दे दिया, बस्टेड अलोकेशन रेट इन्होंने दे दी। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है, द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 40 कैन पैकेजिंग मशीन। अभी आपके पास जो था वो क्या था, ईच पैकेजिंग मशीन के लिए था। ये ध्यान से सुनिएगा, ये आपको जो भी डेटा दिए हुए थे ये ईच पैकेजिंग मशीन के थे, और क्वेश्चन ने आपको कहा है कि भैया हमारे पास ऑर्डर आया है 40 कैन पैकेजिंग का। इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा है, क्योंकि बच्चा जल्दबाजी में वहां पर उससे कैलकुलेशन करेगा कि भैया ईच के हिसाब से कर दिया, जबकि एक्चुअलिटी में आपके पास टोटल नंबर ऑफ मशीन जो है वो है 40। तो आपके ड्राइवर्स जो है, जब तक उन ड्राइवर्स को आप मल्टीप्लाई बाय 40 नहीं कर देते तब तक आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर रेट आपकी चेंज आएगी। ऑल्दो काम आपका हो सकता है, क्यों, क्योंकि सेम आपका हर जगह पर 40 मशीन ही है तो वो हो जाएगा, बट टेक्निकली दैट इज रॉन्ग। यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट अलोकेटेड टू ऑर्डर फॉर द कस्टमर क्या रहेगा, अलोकेटेड कॉस्ट आपसे पूछिए। तो अलोकेटेड कॉस्ट के लिए आप आइए, हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो भाई साहब पेन देता चल जाओ यार, ऐसे क्या मजे लेने पे आ गए आप। यस, नाउ इट्स वर्किंग। तो अकॉर्डिंगली आपको यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए आपका है नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स, और नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके लिए दिया हुआ है क्या, यस सर 50 इक्विपमेंट पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो ये लेकिन ध्यान रखिएगा ये ईच पैकिंग मशीन है, तो इसका मतलब टोटल पैकिंग मशीन के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। मशीन आवर्स है क्या, यस सर 12 मशीन आवर है। असेंबली लाइन आवर्स है क्या, यस सर असेंबली लाइन आवर्स भी है। इंस्पेक्शन आवर्स है क्या सर, इंस्पेक्शन आवर्स भी है। तो आपके लिए ये तो हो गए 50 मल्टीप्लाई बाय 40, ये हो गए आपके लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 40। असेंबली आवर्स हो गए 15 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड इंस्पेक्शन आवर्स हो गए 4 मल्टीप्लाई बाय 40। आई होप 40 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है। मतलब आपको जो ऊपर दिए हुए थे, ये जो ड्राइवर दिए हुए हैं ये एक मशीन के हैं, तो एक मशीन के आपको ड्राइवर दिए हुए हैं, जबकि टोटल मशीन है 40। तो अकॉर्डिंगली मैंने 40 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइवर निकाला। तो यहां पर आपको टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट पूछिए, दैट मींस सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्स आर। तो 8 रुपीज पर पार्ट, 8 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 40। एम प्लस का यूज आई होप आप लोगों को आता है यार, फाइनल में आ चुके हो तो वो तो मेरे को पता है कि इतना तो आपको आता होगा। 68 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 40 एम प्लस। 75 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 40 एम प्लस। 104 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 40 एम प्लस एमआरसी। तो आंसर आ गया है आपका 110280। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर, डी 110280। दैट मींस डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क केवल और केवल इस ईच पैकिंग मशीन आवर्स के कारण से लगाया। ऑल्दो आप जब नॉर्मली करने जाओगे तो आपका आंसर मैच भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप इसको नॉर्मल से करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 2757। 2757 क्यों आया, क्योंकि सबको 40 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आई है आपके पास एक मशीन की 2757 फॉर द वन मशीन। लेकिन समस्या तब हो जाएगी अगर कल को ऑप्शन में 2757 भी दे दिया ना तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ पर ड्राइवर जो दिए हुए हैं वो एक मशीन के हैं, तो 40 मशीन के लिए आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक कंपनी मैन्युफैक्चर 500 यूनिट्स ऑफ एएक्स, मटेरियल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 150, लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आपको दे रखी है, मटेरियल ऑर्डर दे रखा है, मटेरियल मूवमेंट दे रखा है, टोटल मटेरियल कॉस्ट अंडर एबीसी क्या रहेंगे? अल्लाह भाई साहब, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। टोटल मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या रहेगा सर? आपकी ये मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट, ये आपकी ऑर्डरिंग से रिलेटेड कॉस्ट और ये आपकी हैंडलिंग से रिलेटेड कॉस्ट, तीनों को ऐड करो तो कितना आएगा सर? 150 प्लस 4500 प्लस 2500 157। यस सर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपके लिए सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ XYZ मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड 500 यूनिट है एक्स की। मशीन से और रिलेटेड जो कॉस्ट है वो है आपको 135400। मटेरियल ऑर्डरिंग से रिलेटेड कॉस्ट आपको दे रखी है। मशीन आवर्स आपको 1.5 आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट 1.5 आवर्स। यस यस यस, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको काटना है, मैं इसीलिए मेरी बुक साथ में रख रहा हूं। क्यों? इसका सॉल्यूशन गलत है, सेम एज इट इज इसी तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज होनी थी, जो इंस्टीट्यूट ने दूसरे आगे चल करके दूसरे सोर्स के अंदर वो चेंज कर दिया, जो कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको आगे चल करके देखने को मिल जाएगा। आई गेस कौन सा क्वेश्चन रहेगा? 29 पर आपको सेम क्वेश्चन करेक्ट फॉर्मेट में करेक्ट सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप काट देंगे। आगे बढ़िएगा। A costing system which focuses on individual activity as a particular cost object is classified as। अब ये ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर कर रहे हो तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एबीसी कर रहे हो तो आंसर एबीसी आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे का लॉजिक भी। इन्होंने कहा कोई भी ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल एक्टिविटी पर। इंडिविजुअल एक्टिविटी पर तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो एक्टिविटी के हिसाब से ही कॉस्ट डिफाइन करता है, तो अकॉर्डिंगली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। एक कॉस्ट ड्राइवर इज, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? एन आइटम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है? नो। क्या एक कोई कॉमन कॉस्ट है जो कि आप बांट रहे हो? नो। एक्टिविटी ड्राइवर का मतलब होता है वो आपका फैक्टर जिसके कारण से कॉस्ट चेंज होती है। एनी कॉस्ट रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट। अरे यार कैसे कैसे ऑप्शन दे रहे हैं? एन एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट। यस, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑब्वियस सी बात है, एक्टिविटी ड्राइवर का मतलब होगा, मैं हमेशा से मेरी क्लास में बोलता हूं, जैसे कार के चलाने वाले को कार का ड्राइवर कहते हैं, उसी तरीके से कॉस्ट को चलाने वाले को एक्टिविटी ड्राइवर कहते हैं। आई होप क्लियर है। तो एक्टिविटी कॉस्ट को चलाने वाला एक्टिविटी ड्राइवर कहलाएगा। तो यहां पर आपको क्लियर दिया हुआ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कॉस्ट को जनरेट करती है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय एक्टिविटी यूजिंग। कॉस्ट आपको एक्यूमुलेट करनी है किसके थ्रू? सर कॉस्ट आपको एक्यूमुलेट होगी कहां पर होगी? ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी मैंने बताया डिस्पैच से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो कहां पर होगी? सर डिस्पैचिंग कॉस्ट के लिए, दैट मींस कॉस्ट पूल जिसे हम कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली सी विल बी द करेक्ट आंसर। कॉस्ट पूल, जैसे पानी का पूल होता है ना, वैसे कॉस्ट का पूल। जैसे स्विमिंग पूल के अंदर हमारा पानी इकट्ठा होता है ना, वैसे कॉस्ट पूल में कॉस्ट इकट्ठी होती है। सिंपल, आगे बढ़ो जी। एक कॉस्ट ड्राइवर, अगेन वापस आगे गया, इज ए फोर्स बिहाइंड द ओवरहेड कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, ओवरहेड कॉस्ट को फोर्स करता है, बहुत बढ़िया बात है। इज एन अलोकेशन बेस, ऑब्वियसली अलोकेशन के लिए इसी को बेस बनाया जाता है। इज ए ट्रांजेक्शन दैट इज सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको हमेशा से कहता हूं, जब भी आपका ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दिया हो ना, तो मैं आपको बता दूं 95% केसेस में, हाँ 5% केसेस ऐसे जरूर आएंगे जहां पर ये ऑल ऑफ द अबव होते हुए भी ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। लेकिन आप मान के चलिएगा, आपको हर एक ऑप्शन को उस माइंडसेट के साथ देखना है कि हाँ जी हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव पे चला जाए, और जैसे ही दो ऑप्शन सही दिखने लगे तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो सही है तो इसका मतलब तीसरा भी अपने आप सही ही होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Transaction undertaken by support department personnel are the appropriate cost driver they are। इन्होंने कहा ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्सनल। सपोर्ट डिपार्टमेंट का मतलब जैसे सपोज से आज मैं बात करूं, आप फोन सही कराने जाते हैं, मेरे पास यही नजर आ रहा है तो फोन है, फोन को आप सही कराने जाओगे तो डेफिनेटली वहां पर उनका एक सपोर्ट टीम बैठा होता है। तो वहां पर उनका जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कितने ट्रांजेक्शन किए, कितने ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, कितने मोबाइल उन्होंने सही किए, तो वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट ड्राइवर रहेगा। क्यों रहेगा एप्रोप्रिएट ड्राइवर? देखिएगा,
The number of purchase, supply and customer order drive the cost associated with the new material inventory, work in progress and finished goods inventory. इन्होंने कहा कि साहब आपका जो ट्रांजैक्शन अंडरटेकन है सपोर्ट डिपार्टमेंट का, भाई सपोर्ट डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ परचेजेस से क्या लेना देना, आगे बढ़ो. नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन अंडरटेकन ड्राइव प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग, नो जी ये भी नहीं होगा. क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशू ड्राइवर द कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, हाँ जी यही नजर आ रहा है. तो द नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर ड्राइव द पैकिंग कॉस्ट, नो सर, सी विल बी द करेक्ट आंसर. तो आपके लिए जो ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्सनल है आर दी एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशूड, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी ऑफ मटेरियल इशूड होगा उतने ही आपके सपोर्ट डिपार्टमेंट को कम काम करना पड़ेगा और उतना ही कम कॉस्ट उसका आने वाला है. स्टेप्स इन एबीसी इंक्लूड, ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्लियरली दिख रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट, ये एबीसी में शामिल होता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी, लो जी भाई साहब मेरे को तो बिना देखे ऑल ऑफ द अबव. क्यों साहब, सर दो जब सही लगे तो ऑब्वियस बात है तीसरा अपने आप ही सही होगा. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी होता है आपका कंप्लीट. आगे चलिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ एबीसी, एबीसी का कौन सा बेनिफिट नहीं है भाई साहब. आपका एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन होता है, बिल्कुल होता है. डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आता है, बहुत बढ़िया साहब. बेटर कंट्रोल होता है एक्टिविटी पर और कॉस्ट पर, और रिडक्शन होता है प्राइम कॉस्ट पर. अरे भाई साहब प्राइम कॉस्ट का रिडक्शन कब से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से होने लग गया, तो इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर. तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है, तो इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे लेकिन एक सेकंड के पानी के ब्रेक के बाद. चलिए. The step involved for installation of ABC in a manufacturing company involve the following except. क्वेश्चन कहता है स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व है आपको इंस्टॉल करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आपको ये करना है, तो फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब कि इनमें से कौन सा है जो कि आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के इंस्टॉलेशन का स्टेप नहीं है. बोरोइंग फंड, भैया फंड को बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिजिबिलिटी स्टडी बिल्कुल करेंगे. बिल्डिंग अप नेसेसरी, उसके लिए आपका आईटी स्ट्रक्चर और आपके एम्प्लॉइज को ट्रेन करना वो डेफिनेटली करोगे. स्ट्रेटेजी और वैल्यू चैन एनालिसिस बिल्कुल करोगे. ए विल बी द करेक्ट आंसर. इसको स्टार मार्क कर लेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा आपको यहां पर ये कुछ एक ऐसे एमसीक्यूज रहते हैं जो कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले देख लेने चाहिए. क्यों, क्योंकि अगर ये एज इट इज आ गए तो भैया आपको वहां पर आपका ना दिमाग, क्योंकि हम लोग ना बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, और ये बिल्कुल प्रॉपरली थियरी है. तो जब प्रॉपर थियरी वाले एमसीक्यूज आते हैं ना तो उस जगह पर हमारे को कहीं ना कहीं उनको एग्जाम के एक दिन पहले उसको रिकैप फटाफट निगाहों से. मैं आपको बता दूं अपना बुक मोर देन इनफ है. मेरी बुक में सब कुछ कवर है. इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सब कुछ कवर्ड है. तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इस पर रिलाय कर सकते हो. बिट क्वेश्चन वगैरह जितने भी आपका सोर्स है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट का जितना भी सोर्स है वो सारा का सारा सोर्स हमारी बुक में इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी है. ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है. एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व एक्टिविटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ना जी. परफॉर्मेंस मेजरमेंट जैसा यहां पर कुछ नहीं होता है. हमको परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं करना होता, हमको एक्टिविटी कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है और उसके हिसाब से हम लोग अलोकेट करते हैं हमारे प्रोडक्ट पर. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सर्व करता है ए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, डेफिनेटली. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वहां से आपका पूरा सोर्स की रेट्स वगैरह सारा निकाल करके देता है और उसके बेसिस पर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट होता है. दैट मींस फर्स्ट वन विल बी आपका फॉल्स, सेकंड वन विल बी ट्रू. तो फर्स्ट वन फॉल्स, दैट मींस आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर. तो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. आगे बढ़ेंगे. की एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के लिए की एलिमेंट क्या है. जब वैसे भी मैं आपको बताता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऑल ऑफ द अबव आता है तो मोस्टली यही होता है. टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, ऑब्वियस सी बात है ये आपको पता करनी ही पड़ेगी. क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, ये भी आपको पता करना पड़ेगा. और कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, तो उसकी कॉस्ट मतलब कौन सा टाइप है, उसकी कितनी क्वांटिटी लगी है और कॉस्ट कितनी लगी है वो आपको पता करना पड़ेगा. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है आगे बढ़िए. प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अलोकेशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या रहता है भाई साहब. सबसे पहले आपकी एक्टिविटी डिफाइन करो, एक्टिविटी के बाद में उस एक्टिविटी का कॉस्ट डिफाइन करो, कॉस्ट के बाद में उनकी रेट निकालो, रेट के बाद उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो. तो सबसे पहले आएगा आपकी एक्टिविटी, फिर आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, फिर कॉस्ट की ड्राइवर रेट निकालोगे, फिर उस कॉस्ट को अलोकेट कर दोगे. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है जी आगे बढ़ेंगे. कॉस्ट ड्राइवर इज,
ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी विच ड्राइव्स देम। क्या आपके सारी की सारी कॉस्ट को ग्रुप करना सर, वो तो कॉस्ट पूल कहलाता है। आइटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, वो कौन सा आइटम है जिसके लिए आपके लिए कॉस्ट का मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, ये आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। एलिमेंट दैट वुड कॉज ए चेंज इन कॉस्ट एक्टिविटी, बिल्कुल कॉस्ट ड्राइवर वो एलिमेंट है जिसके कारण से कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी में चेंज आता है। दैट मीन सी विल बी करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना ऑल ऑफ द अबव आता है, लेकिन उसमें भी 95% केसेस में ही ऑल ऑफ द अबव आपका सही रहेगा। 5% केसेस में आपके लिए यहां पर एक्सेप्शंस रहते हैं, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। चाहे तो इस पर भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को भी एक बार रिकैप कर लीजिएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट क्या करता है सर, एक्यूरेट आइडेंटिफाई करता है सोर्स ऑफ पी एंड एल, बिल्कुल कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तो कॉस्ट से पी एंड एल बनेगा। असाइन करेगा कॉस्ट सर्विस कंज्यूम पर, बिल्कुल करता है। रिकॉग्नाइज करता है कैजुअल रिलेशनशिप कॉस्ट ड्राइवर का उसकी एक्टिविटी के साथ, बिल्कुल डेफिनेटली। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा मैच करिएगा आपका फॉलोइंग को मैच करना है। सबसे पहला आपके लिए आ जाता है आपका टेलीफोन का बिल। टेलीफोन का बिल क्या है सर, डेफिनेटली एक कॉस्ट है, तो कॉस्ट है तो टेलीफोन का बिल विल बी द कॉस्ट पूल। डन। कस्टमर को सर्विसेज दी, अब कस्टमर को जो सर्विसेज आप लोगों ने दिया है वो कस्टमर को सर्विसेज क्या है सर, हमने कितना टाइप का सर्विसेज दिया है, तो दैट इज एन एक्टिविटी, तो वो आपके लिए एक्टिविटी हो जाएगा। टेलीफोन की बात करें आपके लिए, तो टेलीफोन क्या रहेगा सर, आपके लिए टेलीफोन अपने आप में एक रिसोर्सेज है ऑब्वियसली, तो टेलीफोन इज ए रिसोर्सेज और नंबर ऑफ कॉल्स विल बी आपका कॉस्ट ड्राइवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट का तो हो गया सी, सेकंड का हो गया है आपका ए, थर्ड का हो गया है डी एंड फोर्थ का हो गया है बी। सी ए डी बी, तो सी ए डी बी दैट मीन्स ए विल बी द करेक्ट आंसर, तो ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी मैं कहूंगा कि आप लोग इसको स्टार मार्क लगा लें, क्योंकि थ्योरी के जितने भी एमसीक्यूज है ना, हम लोग यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडीज करते हैं, तो आपको थ्योरी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसे आगे प्रैक्टिकल आ गया ना, अब आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज सेम एमसीक्यू, इसी तरह के एमसीक्यूज अभी 4 और मिलेंगे, तो भाई साहब एक मैं कराऊंगा, बाकी आपको ऐसे छुट्टियों में कराएंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एट केएल कंपनी कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट हैज ऑलवेज बीन चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब हो गया जो एचआर वाला होता है वो, तो उनके लिए क्या किया उन्होंने, चार्ज किसको करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर। रिसेंटली ओपिनियन गैदर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट मैनेजर इंडिकेट दैट नंबर ऑफ न्यू हायर्स माइट बी बेटर प्रिडिक्टर ऑफ पर्सनल कॉस्ट। जो पर्सनल कॉस्ट है ना उसके लिए नंबर ऑफ न्यू हायर्स जो रहेगा, वो इन्होंने कहा कि यार हमें लगता है कि नंबर ऑफ न्यू हायर्स जो है ना वो ज्यादा अच्छा एक्टिविटी ड्राइवर रहेगा। ठीक है साहब। टोटल पर्सनल डिपार्टमेंट कॉस्ट आपको 2 लाख दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये दे रखा है, नंबर ऑफ न्यू हायर्स आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने कहा इफ द नंबर ऑफ न्यू हायर्स इज कंसिडर द कॉस्ट ड्राइवर, अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो व्हाट अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल बी अलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए को क्या कॉस्ट अलोकेट होगी, तो 8 + 12 + 5 दैट मींस टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हो जाएंगे 25। 2 लाख की कॉस्ट है, 25 का आपका ये है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 25। और आपको पता है कि ए के लिए नंबर ऑफ ड्राइवर कितने हैं सर, 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये आ जाएगा आपके लिए 64,000 रुपीज। तो 64,000 दैट मींस बी विल बी द करेक्ट आंसर, तो बी आपका आ जाएगा। ये बेहद आसान था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने इतने किए, तो ये वाला तो बिल्कुल ट्रुच्चा क्वेश्चन था, मैं नहीं भी करा था तो भी आप लोग एग्जाम में कर लेते। अब सेम क्वेश्चन है, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधा यहां से जाता हूं। 3 लाख रुपीज है, नंबर ऑफ न्यू हायर्स 10 + 15 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख डिवाइड बाय 10 + 15 + 5, ये हो जाएगा टोटल 30। तो आपका, और कौन से डिपार्टमेंट का पूछ रहा है सर, डिपार्टमेंट बीपी, बीपी मतलब बीच वाला, तो 15 मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो 1,50,000 विल बी करेक्ट आंसर। तो आपके लिए बी विल बी द करेक्ट आंसर, तो आपके लिए बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो सेम इसी तरह का अगेन एक और क्वेश्चन आता है। 3 लाख 10 + 32 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 50, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 50, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 50। और कौन से डिपार्टमेंट का पूछना चाह रहा है सर, डिपार्टमेंट डी का, तो डी के हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 32, तो आ जाएगा 1,92,000 दैट मींस बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपके लिए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है सर।
क्वेश्चन नंबर 28 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही है। सबसे पहला आपके एक्टिविटीज डिफाइन होगी, देन उसकी एक्टिविटी की कॉस्ट पूल डिफाइन होगा, फिर उस कॉस्ट पूल के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उनका कॉस्ट पूल के बाद में उनके ड्राइवर रेट निकालेंगे और फिर उसके बाद में उसके प्रोडक्ट को डिफाइन कर देंगे। दैट्स इट। जो आखिरी क्वेश्चन, आई गेस ये आखिरी क्वेश्चन है, यस सर ये आखिरी क्वेश्चन है। तो जो मैंने कटवाया था ना क्वेश्चन कि भैया ये कटवा काट दीजिएगा, आपको करेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन परफेक्टली यहाँ पर है। प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ XYZ लिमिटेड 500 यूनिट के लिए आपको दिया हुआ है। मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी है आपको 135400, मटेरियल ऑर्डरिंग ओवरहेड है 695700, मशीन आर्स आर 1.45 पर यूनिट एंड नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर जो है वो है 6 पर यूनिट। मतलब कि एक यूनिट के लिए 6 नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स। भाई साहब मतलब इसका मतलब सामने वाला ढीला आदमी है सप्लायर कि भैया एक ही चीज के लिए 6 बार ऑर्डर देना पड़ता है, बताओ यार। तो व्हाट इज मशीन ओरिएंटेड कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी और मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी रेस्पेक्टिवली आपको बताना। तो सबसे पहले मशीन की बात कर लेते हैं 135400। अब वैसे तो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूँ ना तो सीधा, क्योंकि और कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो मैं चाहूं तो सीधा इस कॉस्ट के अंदर डिवाइड लगा दो आपका 500 का, तो आपका आ जाएगा पर यूनिट। चाहो तो वैसे करके देख लो, 135400 डिवाइड बाय 500 तो आएगा 270.8। अब 270.8 मुझे यहां पर मैच होता नजर आ रहा है, इसके अलावा 270.8 और कहीं है ही नहीं, तो मुझे बता दूं 139.14 ही आएगा आपका मटेरियल ऑर्डरिंग भी। चाहे तो चेक कर लो, 69570 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स आएगा 139.14। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ये तो मैंने आपको बताया शॉर्टकट। बट कल को अगर एक प्रोडक्ट था इसलिए मैंने सीधा डायरेक्टली यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, कल को एक प्रोडक्ट नहीं होता 2 प्रोडक्ट होते तो मैं क्या करता, तो मैं ऐसा करता 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 आवर्स पर यूनिट, तो ये आपका एक्टिविटी ड्राइवर हो जाता प्रोडक्ट ए का। फिर आप इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते मशीन आवर से, फिर वो टोटल जो आता वो टोटल आपका टोटल मशीन आवर कहलाता। उसके बेसिस पर आप मशीन आवर की रेट निकालते। दैट मींस लेट्स से इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये बोल दूं कि कोई प्रोडक्ट बी आता है और वो प्रोडक्ट बी की आप बनाते हो सपोज से 300 यूनिट, तो 300 यूनिट और 1 यूनिट को बनाने में आपको लगता है लेट्स से 1 आवर, तो ऐसे में आपके लिए टोटल मशीन आवर कितने हो जाते सर, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट मींस 750 और ये हो गया 300, तो दैट मींस 1050 ये टोटल मशीन आवर आते। और ये 1050 का हम लोग डिवाइड लगाते 135400 में, तो मेरे पास आता पर मशीन आवर कॉस्ट। और मुझे अगर पर यूनिट निकालनी थी तो पर मशीन आवर को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता, तो मेरे पास पर मशीन आवर पर यूनिट का कॉस्ट आ जाता। दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। मैं फटाफट से एक बार और बता देता हूं कि मैंने किन किन क्वेश्चंस पर स्टार मार्क कराया है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये नंबर्स मेंशन कर दीजिएगा। तो आपके लिए नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 5, जो कि आपको अच्छे से देखना है। मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको रिकैप करना है, और आप क्वेश्चन नंबर 6 भी आप चाहें तो रिकैप कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्योंकि आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम लोग रेट लेते हैं वो आपका कौन सी लेते हैं, बजट पर। क्वेश्चन नंबर 8 कोई भी बच्चा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्या है बाकी बच्चों को दिक्कत ना आए। 18, 19, 22 18, 19, 22 मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना, स्पेशली थ्योरी वाले। 24 दैट्स इट, डन। तो ये सारे आपके टोटल 29 में से 3 और 3 6 और 2 8, 29 में से केवल 8 एमसीक्यूज हैं जो कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना है, ताकि आप लोगों को हार्डली इनको 8 एमसीक्यू को देखने में आपको 8 मिनट भी नहीं लगेंगे, और आपका काम हो जाएगा अगर इनमें से एक एमसीक्यू भी एग्जाम में आ गया तो ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसईएम आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।